हेलो दोस्तों, मैं विशित सिंह आपका स्वागत करता हूं टीचर्स एकेडमी @CTET UPTET 2024 यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। रूपेम, स्वनेम, संकेत, प्रयोग, विज्ञान, वाक्य। तो भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रूपेम है। ठीक है, क्या है? रूपेम। अगर अर्थ की दृष्टि ना पूछी होती, अगर उच्चारण की दृष्टि पूछी, जो उच्चारण की सबसे छोटी इकाई पूछते तो स्वनेम आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय। सिवाय का मतलब तीन तो होंगे, एक नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। विविध तरीकों से सीखने का क्या आकलन किया जा सकता है? ऑप्शन बी, संवेगात्मक में बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि परिक्रमण में संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है और विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल, विषयों को बहुत विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन जो बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए प्रेरणा, बहुत सरल या कठिन का चयन करने की प्रवृत्ति, बच्चों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या बाह्य कारक। तो आपका राइट आंसर अभिप्रेरित के लिए बात करते हैं, अधिगम को अप्रेरित यानी प्रेरणा की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संतुष्टि। जब व्यक्तिगत संतुष्टि मिलेगी तो वो अब प्रेरित हो जाएंगे। बुद्धि लब्धांक का सामान्यतः के रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। उच्च, मध्यम, कम से कम और पूर्ण। तो सबसे पहले देखो, बुद्धि लब्धांक होता क्या है? बुद्धि लब्धांक कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है जिससे बुद्धि का आकलन किया जा सकता है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है उच्च। क्या है? उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 16 वर्षीय एक बच्चा है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? ठीक है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? तो देखते हैं। और आई क्यू का सूत्र क्या होता है? IQ=MA अपॉन होता है CA इंटू क्या होता है? 100। ठीक है, तो IQ कितना है? 75 है। ठीक है, और MA कितना है पता नहीं है, और CA कितना है आपका? 16 वर्षीय है, और इंटू कितना है? 100। 25 चौका कितना है? 100। 25 तिया कितना है? 75। 4 से 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के किस सामग्री का चयन करते समय किस का जरूरत होना चाहिए? अब देखो, विद्यार्थी का पोर्टफोलियो है तो इसमें शिक्षक और अभिभावक का तो काम है ही नहीं। ठीक है, तो आपका और बहिष्करण का भी काम नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। सिवाय का मतलब तीन तो होंगे, एक नहीं होगा। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके? संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावक की भागीदारी और क्षमता संवर्धन। ठीक है, सफल समावेशन, जो सफल समावेशन होगा, संवेदनशील बनाना ये तो बहुत जरूरी है, अभिभावक की भागीदारी भी जरूरत है, और क्षमता संवर्धन भी बहुत जरूरी है। तो कौन नहीं होगा? तो पृथक्करण नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थी में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहारों की अधिसंज्ञान। ऐसा तो नहीं है, इससे तो नहीं होगा, ठीक है। अधिसंज्ञान। महिला एवं पुरुषों को समान संख्या में भर्ती करना। ऐसा भी नहीं है। लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। संगीत प्रतियोगिता लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपेक्षा दे दी है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। भेदभाव गलत करना। अब देखो पूछा क्या है, सर्वोत्तम तरीका है, तो आपका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। पक्षतापूर्ण जो शिक्षकों द्वारा उसके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहार को अधिसंज्ञान, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। शहर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर सुनने को क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ावा या बढ़ाने, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। निष्पादन के आधार पर सुनने के क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य की स्थापना किस आधार पर किया जाता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के प्रति पूर्वक भेदभाव की नीति का अनुगमन। यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 10वां, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बच्चों आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय जाने की अनुमति न देना और दंडनीय अपराध बनाए रखना। अब देखो, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकीकृत करने के लिए व्यक्ति को नियुक्त करना, प्रत्येक घरों से बच्चों लेकर आए और बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। ना तो उसको 5 रुपये दे सकते हैं, पहली बात, ठीक है, और एक व्यक्ति इसको नहीं कर सकते, और ना ही उनको इस विद्यालय आने की अनुमति ना देने के लिए कानून ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवासीय विद्यालय खोलना। अब नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ पर 11वां है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। क्या अधिगम अक्षमता क्या उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रम डिसफंक्शन और संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारिक विघ्न। तो आपका किसके अतिरिक्त पूछा है, यानी 3 तो हैं लेकिन एक छोड़कर। जो सांस्कृतिक जो कारक हैं इसके कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न नहीं होती। सांस्कृतिक जो कारक हैं होगा या तो व्यवहारगत विघ्न होगा या सार्वत्रिक विघ्न या सेरेब्रल डिसफंक्शन हो सकता है। समावेशी विद्यालय, क्या समावेशी विद्यालय चाहता है सभी बच्चे समान पढ़े और सभी अच्छे से पढ़ें। तो शिक्षार्थियों को की योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अधिगम शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऐसा तो नहीं चुनौतीपूर्ण, इसमें ये नेगेटिव, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण, ये गलत हो गया। विशेष रूप से योग्य विद्यार्थी जो अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए एक विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, यानी कौन कितना जानता है उसकी परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। क्या, समावेशी विद्यालय, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक के बिना
अपने अध्ययन की व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं। अब देखो, बिना शिक्षक के तो ये भी नहीं कुछ कर सकते और ना ही कोई अच्छे मॉडल बन सकते, ठीक है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की क्या होगी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होगी जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते या जा सकते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? किसके कारण क्या प्रतिभाशालिता होती है? मनोसामाजिक कारकों के कारण, या आनुवंशिक रचना के कारण, या वातावरणीय अभिकरण के कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी, यानी आनुवंशिक भी होता है, वातावरण भी होता है, इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 15 वाला। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थी को कुछ छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना, लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ठीक है, क्या सुनना, यहाँ पर क्या है, सुनना, ये ना नहीं है इस वाला, ठीक है। निरंतर गृह कार्य देते रहना और सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी को यह कुछ छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखो बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें निष्क्रिय बोल दिया है और इसमें क्या बोल दिया है, निरंतर गृह कार्य देते रहना, और इसमें क्या कर दिया है, सिखाने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो आपका राइट आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम नियोक्ता क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। इसमें गति और समय के मध्य कोई भी बच्चा सामंजस्य नहीं रख पाता है और जैसे कि बॉल फेंका उसे पकड़ नहीं पाएगा तेज बॉल को, तो इसे क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। डिस्कैलकुलिया जो गणितीय विकार के संबंधित होती है, डिसलेक्सिया सी को 100 पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं, पठन विकार कहते हैं, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अधिगम नियोक्ता क्या कहलाती है? अधिगम नियोक्ता एक ऐसी बीमारी है, इसका इलाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका उपचारात्मक अधिगम आगमन विधि का बहुत लाभ होता है और जिससे कि बच्चों की तरह हो सकते हैं, जैसे कक्षा में जो अन्य बच्चे होते हैं उनकी तरह हो सकते हैं। तो यह क्या होता है, एक स्थिर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। स्थिर क्यों होता है, वो स्थिर नहीं, एक चर होता है। क्या होता है, एक चर का मतलब क्या होता है, यानी यह बदल नहीं सकता, ठीक है। अचर होता तो बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? किसके अतिरिक्त परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान और यानी किसके अतिरिक्त समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो आपका राइट आंसर होगा परिणामों की आशा, यानी 3 तो हो सकते हैं, एक नहीं है, सिवाय किसके, परिणामों की आशा के। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, यानी व्याख्या पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। अब देखो यहाँ पर व्याख्यान आ गया तो पहला प्रश्न, ये ऑप्शन यहीं पर कट हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षार्थियों द्वारा त्रुटियों भयंकर, ये यहाँ पर गलत हो गया। शिक्षार्थियों कितनी बार गलती करने से बचना, इसका सफल माप लेना जरूरी है। अब चौथा भी पढ़ लेते हैं। जब शिक्षार्थी विचारों को संपर्क से सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हों तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है। कितनी बार गलती की, इससे बचना चाहिए, ऐसा तो नहीं है भैया ज़्यादा गलती करना इसका मतलब ये थोड़ी कुछ सीखे नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, और सीखने के लिए अगर गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सीमा परीक्षा में ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है,
तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके हाथ पांव ठंडा पड़ जाते हैं और उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। और इसमें मुख्य कारण पूछा है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। अगर आत्मविश्वासी नहीं होती तो पेपर देने के लिए आती ही क्यों थी। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ऐसा भी नहीं है। वह निरीक्षक शिक्षक का जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है, वह स्वभाव में बहुत कठोर है। ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा कारण इसका क्या होगा, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट अगली वीडियो फिर मिलेंगे। बाय बाय।